राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू हो चुका है। पिछले अरसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर के लोगों से आगामी 11 फरवरी को आने वाले बजट पर राय मशविरा किया है। इस वर्चुअल संवाद में अलवर से भी बहुत से लोग जुड़े थे। इसके अलावा केंद्र सरकार का बजट भी 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पूर्व अलवर को एनसीआर से बाहर करने सहित कई मांगे उठ रही हैं। जानते हैं इसे लेकर अलवर के प्रमुख लोगों की क्या है अपेक्षाएं और राय। राजस्थान का बजट 11 फरवरी को आएगा। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार बसेंद्र ने प्रमुख लोगों से चर्चा की। आमतौर पर राय सामने आई कि अलवर को एनसीआर से बाहर करने की जरूरत है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण पूरे एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। इससे विकास और निर्माण कार्य बंद हो जाते हैं। सबसे ज्यादा असर औद्योगिक इकाइयों पर पड़ता है। मत्स्य औद्योगिक संघ के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय भी जरूरी हैं। यहाँ धूल मिट्टी के साथ ही जल और वायु प्रदूषण अधिक रहता है। उन्होंने एमआईए में सीसी रोड बनाने, रोड लाइट दुरुस्त करने, हाई मास्ट लाइट्स लगाने सहित नाली निर्माण और नई पाइपलाइन डालने पर जोर दिया। इसके अलावा अलवर जिले में भी नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की जरूरत बताई। सबसे पहले अपन सफाई व्यवस्था की बात करें तो पूरे औद्योगिक क्षेत्रों में आज तक कोई सफाई व्यवस्था के नाम से आज तक कोई मशीनरी यूज में नहीं ली जाती। जिस तरह से शहरों में सफाई व्यवस्था का अभियान चलता है, टिपर लगाए गए हैं, रोड स्वीपिंग मशीन लगाई गई है, फॉग कैनन मशीन लगाई, वाटर कैनन मशीन लगाई गई है, ऐसे एमआईए में सफाई व्यवस्था के नाम से जीरो है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें सफाई व्यवस्था के लिए टिपर लगाए जाएं। जैसे घर घर कचरा संग्रहण होता है, ऐसे ही एमआईए में हर फैक्ट्री से डोर टू डोर कचरा संग्रहण हो। रोड स्वीपिंग मशीन लगाई जाए, क्योंकि एमआईए का औद्योगिक क्षेत्र है 65 किलोमीटर लंबा है। जो टोटल रोड की अगर लंबाई नापी जाए 65 किलोमीटर है। अब क्या मैनुअली संभव है? क्या सिर्फ सफाई व्यवस्था के नाम से खाना पूर्ति होती है, रिको द्वारा की जाती है, वो ना होके इसके लिए मशीनरी लगाई जाए। सेकेंडली, जो एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन के लिए वाटर फॉग कैनन मशीन लगाई जाए जो रेगुलर चलती रहे। उससे पोल्यूशन लेवल भी लो हो जाएगा और आने वाले समय में जो अलवर को जो औद्योगिक क्षेत्र है नीट एंड क्लीन मिलेगा। सर, इसके अलावा जिस तरह से दिल्ली में एनसीआर में जो प्रदूषण लगती है, उस प्रदूषण के कारण यहाँ पर काफ़ी ग्रेप लग जाती है। तो एक्यूआई जब दिल्ली में बढ़ता है तो यहाँ पर भी उसकी पाबंदी लग जाती है। इंडस्ट्रियाँ प्रभावित होती हैं, बंद हो जाती हैं और रोज़गार ख़त्म हो जाता है, काम रुक जाता है। अब लगता है कि अलवर को एनसीआर से बाहर करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें है ना, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो एक बहुत डायनेमिक मुख्यमंत्री हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि जब एक्यूआई दिल्ली का अगर मान लो 350 और अलवर का 125 है, तो दिल्ली में पाबंदी लगती हैं, वो अलवर में क्यों एप्लीकेबल होती हैं? जिस एरिया में एक्यूआई ज़्यादा है वहाँ की पाबंदियाँ अलवर में लगाई जाती है। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में करीब ये मान के चलिए 4 महीने का जो पीरियड होता है हमारा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस पीरियड में हमारी प्रोडक्शन जो है 50% रह जाता है ड्यू टू एक्यूआई की पाबंदियाँ। जो दिल्ली में पोल्यूशन होता है उसकी वजह से एमआईए में पाबंदियाँ लग जाती हैं। तो ये सिर्फ एक ही बेस पर पाबंदी लगनी चाहिए कि जहाँ एक्यूआई कम है वहाँ ये पाबंदियाँ नहीं लगनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि अलवर को एनसीआर से बाहर कर देना चाहिए? फ़ायदा तो कुछ मिल नहीं रहा, बल्कि निर्माण कार्य रुक गए। जैसे ओवरब्रिज का काम चल रहा है, बस स्टेशन का काम चल रहा है, काफ़ी विकास कार्य सारे रुक गए। देखो, एमआईए पे अलवर को बाहर करना, अगर अलवर को बाहर करते हैं एक बहुत बड़ी अलवर में अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कारण क्या है कि आज बहुत सी इंडस्ट्री जो बाहर से अलवर आना चाह रही हैं वो ड्यू टू ये ग्रेप की पाबंदियों की वजह से अलवर में इंडस्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड नहीं रहती। जैसे ही अगर ये ग्रेप की पाबंदी अगर अलवर में लगाना बंद कर दें तो एक्यूआई लेवल के अकॉर्डिंग, अदरवाइज अलवर को बाहर कर दिया जाए। सर, एमआईए में जिस तरह से वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है, तो आपको लगता है उसका भी कोई समाधान निकालना चाहिए? सरकार को कुछ बजट देना चाहिए? देखो, नो डाउट अब इंडस्ट्री जो चल रही है, जैसे मैंने बताया है कि ये इक्विपमेंट लग जाए, वेल इक्विप्ड हो जाएगा, तो शायद पोल्यूशन पर बहुत मैक्सिमम कंट्रोल हो जाएगा। उधर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अलवर के अध्यक्ष निकुंज सांघी ने भी विचार रखे। उनके अनुसार औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा और केंद्रीय वन मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को मिलकर प्रयास करने चाहिए।
सांघी ने भी कहा कि अलवर को एनसीआर में शामिल होने के कारण ग्रेप की कड़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, जबकि यह पाबंदी AQI के स्तर के अनुसार लगाई जानी चाहिए। दिल्ली में जब 300 से ज्यादा AQI होता है तो अलवर में कई बार यह स्तर 100 के आसपास ही रहता है। उन्होंने कहा कि अलवर को एनसीआर से बाहर करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि एनसीआर बोर्ड में अलवर में नए औद्योगिक क्षेत्र शुरू करने की फाइल गई हुई है। मंजूरी मिलने पर MIA के अलावा नए औद्योगिक क्षेत्र रामगढ़, गोविंदगढ़, नौगांवा, कठूमर और लक्ष्मणगढ़ में शुरू हो सकते हैं। इसके लिए दोनों मंत्रियों को प्रयास तेज करने होंगे। इसके बाद औद्योगिक विकास और रोजगार को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अलवर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और रेल परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है, साथ ही कामगार भी उपलब्ध हैं। ऐसे में विकास की काफी संभावना है। देखिए, अलवर एक को सिंह द्वार कहा जाता है अलवर का, और अलवर एक ऐसे जगह पे बैठा हुआ है जहां बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और साथ ही साथ बहुत ही बड़ा वन क्षेत्र है। हम चाहते हैं बजट में ऐसी व्यवस्थाएं हो कि इन दोनों को बैलेंस किया जाए, डेवलपमेंट को भी और पर्यावरण को। बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए कैसे अलवर आगे बढ़ सकता है व्यवसाय में और इंडस्ट्री में। आपको जैसा कि मालूम है, अलवर में 2 इंडस्ट्री बहुत मुख्य हैं, एक मिनरल इंडस्ट्री है और दूसरा टूरिज्म इंडस्ट्री है। और ये इन दोनों इंडस्ट्री का बढ़ना अलवर के लिए, अलवर के व्यवसाय के लिए और आगे राजस्थान सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन दोनों में समन्वय बैठाना, व्यवसाय में और पर्यावरण में समन्वय बैठाना, इससे अच्छा मौका अलवर के लिए नहीं होगा जब केंद्र के वन और पर्यावरण मंत्री और राजस्थान सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री दोनों ही अलवर से हैं। दोनों ही बहुत समझदार हैं और दोनों ही की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। ये दोनों मिलके किस तरीके से अलवर में ये समन्वय को बैठाएं ताकि ना पर्यावरण को नुकसान हो और ना ही ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बढ़ावा में कोई रुकावट आए। सर, एनसीआर के कारण काफ़ी बार इंडस्ट्री बंद हो जाती हैं और जो क्रेशर वगैरह, ईंट के भट्टे, तमाम बिजनेस निर्माण कार्य रुक जाते हैं। अब लगता है एनसीआर की वजह से फायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है, उस पर भी बजट पे कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि एनसीआर की वजह से नुकसान हो रहा है, बट एनसीआर की जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसमें जब भी ग्रैप की गाइडलाइंस आ जाती हैं तब यहाँ का इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचता है। हम शुरू से ही इस केंद्र सरकार को ये कहते आ रहे हैं कि ग्रैप का मतलब है ग्रेडेड रिस्पॉन्स। तो जब AQI अलवर का 100 के नज़दीक होता है और दिल्ली का 400 के नज़दीक होता है तो जो व्यवस्थाएं दिल्ली में होती हैं वो अलवर में लागू हो जाती हैं। हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार दोनों से ही ये विनती करते आ रहे हैं कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स का मतलब यह है कि AQI के हिसाब से प्रतिबंध लगे। अगर अलवर का AQI 100 से कम है या 100 के नज़दीक है और दिल्ली का 400 है तो वो सारी रुकावटें जो दिल्ली में आ रही हैं वो अलवर को इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए, ताकि पर्यावरण भी अच्छा रहे और ट्रेड एंड इंडस्ट्री की भी आगे बढ़ोतरी हो। सर, इंडस्ट्री एरिया में कई इंडस्ट्री हैं जो पलायन को मजबूर हो रही हैं, यहाँ से बाहर जाना चाह रही हैं, चाहे वो मिलन की है चाहे दूसरी चीज़ की हैं। मुझे लगता है कि इसको विकसित करने की ज़्यादा आवश्यकता है। कुछ को ज़्यादा जमीन उपलब्ध कराए, नए और बड़े उद्योग लगाए और ज़्यादा बड़ा उद्योग क्षेत्र बनाया जाए। इस पर बजट होना चाहिए विशेष। देखिए, इसमें राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को समन्वय बैठाना जरूरी है, क्योंकि जो अपना एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया है MIA, वो एक तरह से पूरी तरह से अब भर गया है, उसमें और जगह जमीनें अवेलेबल नहीं है। केंद्र सरकार के पास 3 या 4 नए औद्योगिक क्षेत्र जो रामगढ़, नौगांवा, मिलकपुर गुर्जर, इस तरफ के गोविंदगढ़, इस तरफ के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट की फाइल्स गई हुई हैं और वो NCR बोर्ड में अभी विचाराधीन है। तो हम चाहेंगे कि वो नए इंडस्ट्रियल एरिया जो अलवर को और विकसित कर सके वो जल्द से जल्द NCR बोर्ड से क्लियर हो और नए इंडस्ट्रियल एरियाओं का विकास हो सके। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा का मानना है कि जिले और प्रदेश के लिए शानदार बजट आएगा। अलवर के विकास के लिए शहर विधायक और मंत्री संजय शर्मा सहित सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव लगातार जुटे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से सलाह मशविरा करके ही बजट पेश किया है। इस बार भी ऐसा ही किया गया है।
पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा कि अलवर जिले में अब मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र ही बचा हुआ है। वहीं खनन कार्यों पर रोक लगने के कारण इसका प्रभाव इकाइयों पर पड़ रहा है, लेकिन इसकी भरपाई पर्यटन क्षेत्र के विकास को गति देकर की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव द्वारा अलवर टाइगर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन के माध्यम से अलवर को विश्व के मानचित्र पर लाया जा रहा है। आदरणीय भजनलाल जी, मुख्यमंत्री जी जो कार्रवाई कर रहे हैं, कम या ज़्यादा जो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं वो ऐसी कार्रवाई बजट से पहले करते भी रहे हैं, लेकिन भजनलाल जी की कार्रवाई कुछ विशेष है। किसी भी अंग को वो अछूता नहीं छोड़ना चाहते, किसी भी वर्ग की समस्या को वो बाकी नहीं रहने देना चाहते। सबकी बात को सुनकर समझकर सबके हित में बड़े निर्णय लेने की उनकी इच्छा भी है और उनकी क्षमता भी है। और मुझे लगता है कि ये आने वाला बजट न केवल अलवर जिला, अलवर शहर, बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक अद्भुत बजट होगा, जिसकी तरफ पूरा राजस्थान और केवल भाजपा ही नहीं, विरोधी दल भी बड़ी आशा भरी नजरों से इस बजट और इसकी तैयारियों को देख रहे हैं। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं अलवर के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन अलवर को जो मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र है वो एकमात्र बनाया परिसीमन के बाद बचा हुआ है, और उसमें एनसीआर के ग्रेप वे के कारण कई इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, बार बार निर्माण कार्य बंद हो जाते हैं। तो सर, पिछड़ता जा रहा है, इंडस्ट्री एरिया छोटा भी बहुत है। आपको लगता है इसको विकास के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए, इसके विकास के लिए काम करना चाहिए? मैं मानता हूं कि ये खान पर और खास तौर से जो पिसने वाला पत्थर है उस पर पाबंदी लगने का असर अलवर के मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया में जो पत्थर पीसने की इकाइयां हैं उन पर पड़ रहा है, पड़ेगा भी। लेकिन जब एक तरफ से रास्ता बंद हो तो दूसरी तरफ के अन्य रास्ते खोलना ही एक उपाय होता है। अलवर जिले में नीमराना, भिवाड़ी, इन सब के निकलने के बाद जो शेष अलवर जिला है उसमें MIA का ही एक आशा की किरण है, और उसमें ये जो संकट है इससे अलवर जिले के विकास की दृष्टि से एक नया क्षेत्र खोला जा रहा है। और हमारे क्षेत्र के सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी बहुत बड़ी रूपरेखा लेकर चल रहे हैं हमारे अलवर को पर्यटन के स्थल पर उभारने के लिए। जैसे सिलीसेड को रायसर का दर्जा दिलवाया है, मान्यता दिलाई है, इसी प्रकार से मंगलसर की और दूसरे बांधों की तरफ भी उनका ध्यान है। इसके अलावा भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुदेश खामरा ने कहा है कि अलवर जिले के विभाजन के बाद यहां MIA ही शेष रहा है। साथ ही नीमराना, बहरोड और भिवाड़ी जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र अन्य जिलों में जा चुके हैं। ऐसे में NCR में शामिल होने के कारण प्रदूषण के बढ़ते ही अलवर में ग्रेप की पाबंदी लगा दी जाती है और अलवर का औद्योगिक विकास रुक जाता है। निर्माण कार्य थमने के अलावा क्रेशर, ईंट के भट्टे और अन्य कई प्रतिष्ठान बंद करने पड़ते हैं। ऐसे में CM के समक्ष अलवर को NCR से बाहर करने की मांग दोहराई जाएगी। खामरा ने कहा कि अलवर में निरंतर पौधरोपण और सरिस्का जंगल के कारण अधिक प्रदूषण नहीं है। ऐसे में दिल्ली NCR जैसी पाबंदी यहाँ लगनी गलत है। अलवर के बारे में बोलना चाहूँगा। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो संवाद कर रहे हैं, उस संवाद के ऊपर चर्चा हर समाज को बुला कर रहे हैं कि हमारा बजट कैसा होना चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारा संवाद बात हुई थी और हम उसमें भी बात रखेंगे कि जो अलवर में ग्रेप बार बार लग जाता है, NCR में हम अलवर में आते हैं, NCR से हटने से हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेंगे, उद्योग लगेंगे। ऐसे जैसे कि आज क्रेशर बंद पड़ी हैं, छोटे छोटे मजदूर बैठे हैं, तो ये वो मजदूरों के ऊपर जो बात चल रही है आज, क्योंकि क्रेशर नहीं चलते हैं तो सारे निर्माण काम बंद हो जाते हैं। सर, MIA की भी जो इंडस्ट्री बंद हो जाती है उससे भी बेरोजगारी बढ़ती है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिलता। जी, उसमें भी मैं बोलना चाहूँगा कि जो MIA फैक्ट्रियाँ हैं, छोटा सा उद्योग हमारा एरिया है, उस एरिया को भी अगर NCR से निकल जाता है तो हमारे यहाँ के मंत्री महोदय आदरणीय भूपेंद्र यादव से भी इस बात को रखेंगे, और यहाँ हमारे राजस्थान के संजय शर्मा जी मंत्री हैं, उनसे भी बात रखेंगे। उनके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री तक बात पहुँचेगी और हम ये जल्दी इसकी बात रख के ये ग्रेप के ऊपर बार बार लग रहा है
2 महीने हो गए, कभी हर साल सर्दियों में ये दिन आते हैं जब 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने बंद रहते हैं। तो ऐसा ना हो, ये एनसीआर की वजह से हम बंद हो जाते हैं, नहीं तो कोई ग्रेप में हमारे अलवर में नहीं है ऐसा, क्योंकि पर्यावरण का अच्छा चल रहा है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री भी, कल हमारे संजय शर्मा जी भी कह रहे थे, यहाँ हमारा प्रदूषण बहुत कम है और इतने पेड़ लगाए हैं, करोड़ों में तहतात में पेड़ लग रहे हैं, तो पर्यावरण के ऊपर चल रहा है। तो ये जो उद्योग जो फर्क पड़ रहा है ये आगे नहीं पड़ेगा। और मेरा इतना मानना है कि आज मुख्यमंत्री जी से के साथ ये बात जब पहुंचेगी तो हमारा जरूर अलवर एनसीआर से अलग हो जाएगा। तो ये हमारा उद्योग जो बंद होने जा रहा है, इस स्थिति में बेरोजगार लोग बैठे हैं। बाकी रही मुख्यमंत्री जी की बात, रोजगार तो मुख्यमंत्री जी ने, देखो राजस्थान सरकार ने कितने रोजगार दिए हैं, अभी वैकेंसियाँ निकाली हैं, 1 लाख वैकेंसियाँ और निकाल दी, तो बच्चों को रोजगार तो मिल रहे हैं, छोटे छोटे हमारे उद्योग चल रहे हैं। लेकिन ये बात हमारी बहुत सीरियसली है, इस बात को अगर उद्योग पे ध्यान दिया जाएगा तो और हमारा रोजगार हमारे युवाओं को मिलेगा। सर, बजट में विशेष पैकेज की अगर घोषणा एमआईए के लिए की जाती है तो विकास को गति मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल हम स्वागत करेंगे, अगर हमारे मुख्यमंत्री तक बात पहुंचेगी, इस पर पैकेज मिलेगा स्पेशल, तो उस स्पेशल पैकेज से मिलने से हमारे जो एमआईए एक अलवर जिले का पहले भिवाड़ी लगता था वो हट गया, अब हमारा एक ही छोटा सा एमआईए रह गया। तो मेरी निवेदन है सभी सरकार से कि इस पर जल्दी ध्यान दे के एमआईए पे जो इतना फर्क ग्रेप का पड़ रहा है ये जल्दी इससे मुक्ति करे। उधर कांग्रेस की राय को देखें तो पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार ग्रेप की पाबंदियों से बचने के लिए अलवर को एनसीआर से बाहर करना आवश्यक है। साथ ही सीएम ने बड़ौदा में तक ईआरसीपी का पानी लाने की बात कही है, लेकिन इस दिशा में प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और किसानों को दिन में बिजली देने पर भी जोर दिया है। ये सबसे पहले तो पुष्पेंद्र जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरी राय जानने की कोशिश करी। मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि बजट में अलवर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया, इसको डेवलप करवाएं, यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगवाएं ताकि बेरोजगारी की समस्या से निजात पाया जा सके, अलवर का डेवलपमेंट हो सके। दूसरे, जिस तरीके से अलवर में एनसीआर में लेकर के पाबंदी यहाँ लगा रखी हैं, अलवर को एनसीआर से बाहर किया जाए, क्योंकि इसमें हमें टैक्स तो ज़्यादा देना पड़ रहा है लेकिन डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रहा, पाबंदियाँ नहीं होती है। इसलिए अलवर को एनसीआर से बाहर किया जाए, ये मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष डिमांड है आपके चैनल के माध्यम से। नंबर 3, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी आज से लगभग 1.5 साल पहले बड़ौदा में रामगढ़ विधानसभा में आकर के और एक बड़ा सारा लंबा फेंटा भंदवा गए थे और ये कह के गए थे कि मैं भागीरथ हूँ, मैं ईआरसीपी का पानी अलवर ज़िले में ले आया हूँ, अभी तक 1 बाल्टी पानी यहाँ नहीं आया है। तो मेरा आप चैनल के माध्यम से निवेदन है, इस बजट में उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवा करके और अलवर को ईआरसीपी का पानी दे ताकि पानी की समस्या से निजात दिलाई जा सके। क्योंकि आज सर्दी के दिनों में भी 72 घंटे से पहले किसी भी कॉलोनी में पानी की सप्लाई नहीं है, वो भी मुश्किल से 15-20 मिनट, बहुत बढ़िया है तो आधे घंटे। तो ये मोटी मोटी समस्याएं हैं, इन पर वो ध्यान दें। अलवर में विकास, अलवर के विकास को गति देने के लिए और भी काफ़ी परियोजनाएं हैं, उनको अलवर में इनको लाना चाहिए, इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए, एनसीआर से अलवर को हटाना चाहिए, ईआरसीपी का पानी लाना चाहिए और कम से कम एक पावर ग्रिड अलवर में वो बनवाएं, जाकि नए अलवर ज़िले में एक भी पावर ग्रिड नहीं है। पहले तो भिवाड़ी में हुआ करता था, वो खैरतल तिजारा में चला गया। तो पावर ग्रिड से, जिससे बिजली की समस्या से भी लोगों को, किसान भाइयों को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को निजात दिलाई जा सके और अलवर में ऐसी व्यवस्था करें ज़िले में कि दिन में किसान भाइयों को बिजली मिल सके, रात में इस सर्दी के मौसम में पानी बढ़ाने जब किसान जाता है तो ठंड से कईयों को, बेचारों को बीमार हो गए, हार्ट अटैक से मौतें हो गई, तो इन चीज़ों से निजात दिलाई जा सके, ऐसी मेरी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है। और वहीं पीसीसी महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार पूर्व के 2 बजट की सभी घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ। कहने को तो इस बार भी कई वर्गों से सीएम ने राय ली है, लेकिन बजट आंकड़ों का जाल है, इसके जरिए जनता में सिर्फ भ्रम फैलाया जाता है। सैनी ने भी अलवर में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की जरूरत बताई, वहीं स्कूल और अस्पतालों की हालत सुधारने पर भी जोर दिया कि बीजेपी के नेता चाहे राजस्थान स्तर पर, बड़े स्तर पर हो, चाहे केंद्र में बैठे हो, ये सिवाय नाटकबाजी के कुछ नहीं करते।
पब्लिक को ऐसे दिखाएंगे कि हम हर वर्ग से पूछ रहे हैं, हम सबों से पूछ रहे हैं, बिजनेसमैनों से, छात्रों से, सबसे, किसानों से, हर वर्ग से हम पूछ करके बजट बना रहे हैं, जबकि लेना देना कुछ नहीं। बजट इनके दिमागों में है, इन्होंने तैयार किया हुआ है, उसी को लेकर के उसी बजट को पेश करेंगे। पूर्व में 2 साल से राजस्थान में बजट पेश किया हुआ है इन्होंने, तो आम जनता ने देख लिया कि बजट में क्या घोषणा हुई थी, क्या काम हुए। आपने को जानकारी होगी, आपके चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता लगता है पब्लिक को कि इन्होंने जो हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी कह रहे हैं कि हमने तो जो घोषणाएं की थी उसमें 70% तो हमने काम कर दिए, 5 साल के काम हमने 2 साल में कर दिए। लेकिन हकीकत पब्लिक जानती है कि 70% तो छोड़ो, इन्हें 7% भी कोई काम नहीं किए। कहाँ, किस स्तर पे काम किए इन्होंने? आज अस्पतालों की हालत देख लो, डॉक्टर नहीं या कंपाउंडर नहीं, सफाई नहीं, कुछ नहीं ना। कोई भी स्कूल देख लो, वहाँ अध्यापक नहीं, जहाँ 10-10 अध्यापकों की आवश्यकता है वहाँ 4-4 अध्यापक पढ़ा रहे हैं, 3-3 क्लासों के एक रूम में लेके बैठे हैं। स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत देख लो, अभी पूर्व में भी कई स्कूलों की छतें गिर गई। हालत यह है कि अलवर में ही काफ़ी 50 स्कूलों के चिन्हित है जो गिरने के कगार पर है। इनका बजट जा कहाँ रहा है, किसी स्तर पर जा रहा है? यहाँ किसी भी स्तर पर देख लो, चाहे शिक्षा के स्तर पर देख लो, ना महंगाई की तरफ इनका ध्यान है, कहीं कोई काम नहीं हुआ। तो पब्लिक जानती है कि 2 साल में इन्होंने कोई घोषणा जो करी थी वो अभी तक मूल रूप से कहीं कोई काम चालू नहीं हुआ। तीसरी भी घोषणा तैयार करने को तैयार है, सिवाय थोड़े अपने ये खोखलेबाजी, जो ये जुमलेबाजी है, वो भाषणबाजी करते हैं, वही भाषणों में उसमें आज बजट में भेज देंगे। ये कथनी करने में इनके फर्क है, कहते कुछ है, करते कुछ है। घोषणाएं बहुत कर देंगे, लेकिन करने को एक भी घोषणा इनकी नहीं होगी। सर, अलवर का मत्स्य उद्योग क्षेत्र है, उसके विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, बल्कि वहाँ जो इंडस्ट्री चल रही थी, एनसीआर के प्रदूषण के कारण, पाबंदियों के कारण वो बंद हो रही है, पलायन हो रहा है। अब लग रहा है कि बजट एमआईओ को मिलना चाहिए, कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। मैं बिल्कुल सही कहा आपने। मैं हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन कर चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री से निवेदन कर चाहेंगे, अलवर का जो एनसीआर की वजह से अलवर में जो नुकसान हो रहा है, एनसीआर का नुकसान तो हो रहा है, एनसीआर का अलवर को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो पूर्व में भी जो हमारे यहाँ के सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री, उन्होंने घोषणा भी की थी कि इसको हम एनसीआर से बाहर निकालेंगे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। उधर बजट को लेकर मीडिया कर्मियों की भी अपनी राय है। श्रमजीवी पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार श्याम भारती के अनुसार राज्य सरकार पत्रकारों की पेंशन राशि बढ़ाए एवं अधिस्वीकरण कार्ड की प्रक्रिया को सरल बनाए, साथ ही स्वास्थ्य के लिए लागू आरजीएचएस की कमियों को दूर करते हुए ओपीडी की व्यवस्था लागू करनी चाहिए। इसके अलावा रेलवे पास सहित बाहरी राज्यों में रोडवेज बसों से यात्रा के लिए भी स्मार्ट कार्ड बनाने पर उन्होंने जोर दिया है। साथ ही राजस्थान पत्रकार सुरक्षा आयोग के गठन और भूखंड आवंटन के भी सुझाव दिए हैं। देखिए, बजट समय समय पर आते हैं और सरकार पत्रकारों के लिए काम भी कर रही है, लेकिन अब जो ये बजट आ रहा है इसमें सरकार को, भजनलाल की जो सरकार है, इसको बड़ी संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए। और जो पत्रकारों की विभिन्न मांगे हैं, मतलब सरकार का ये मैनिफेस्टो है, ये तय करती है सरकार कि भाई हर गरीब को एक आवास हो, तो पत्रकारों के लिए भी केवल प्लाट नहीं, एक आवास की योजना और निःशुल्क आवास की योजना है, क्योंकि इनका जो इनकम ऑफ सोर्सेज है वो बहुत कम है। तो सरकार को चाहिए कि इनको जो आवास है, निःशुल्क आवास दे, रहने के लिए कम से कम 100 वर्ग गज का प्लॉट पत्रकारों के दे। इसके अलावा जो सुविधाएं रोडवेज है, राजस्थान रोडवेज में चलो पत्रकारों के लिए छूट है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पत्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। यहाँ से हरियाणा की बहुत नजदीक दूरी है, यहाँ से यूपी की बहुत नजदीक दूरी है, तो हम ये चाहते हैं पत्रकारों की तरफ से कि सरकार को चाहिए कि इनको इंटर स्टेट भी इनको क्या है कि रोडवेज में निःशुल्क सुविधा दें। इसके अलावा जो रेलवे की जो सुविधाएं हैं, रेलवे में जो किराया आधा लगता था वो भी सरकार ने बंद कर दिया। तो सरकार को चाहिए कि भजनलाल, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इन्हें ये चिट्ठी लिखनी चाहिए कि वे पत्रकारों को रेलवे में भी निःशुल्क यात्रा की जाए, 50% बल्कि निःशुल्क, और इनका आरक्षण कोटा भी निश्चित किया जाए पत्रकारों का। तो जिस तरह से सरकार रिटायरमेंट के बाद या 60 साल के बाद पेंशन जो दे रही है, आपको लगता है कि 15,000 बहुत कम है, उसमें गुजारा करना मुश्किल है? नहीं, बहुत कम है। देखिए कि एक पत्रकार का एक परिवार चलाने के लिए, क्योंकि इसके बाद में पत्रकार मुझे नहीं लगता है कि कोई काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और जीवन भर उसके पास में बहुत सारे इनकम के सोर्सेज होते हैं ना, वो भी सीमित होते हैं, क्योंकि अपने जीवन में पत्रकारिता में उसके पास कोई बहुत ज्यादा इनकम ऑफ सोर्स नहीं होता, तो फंड भी उसके पास नहीं होता।
इसलिए क्या है कि चाहिए सरकार को कि इसको बढ़ा दे, कम से कम क्या है कि 25-30 हजार रुपए तो पत्रकारों को पेंशन के रूप में देना ही चाहिए। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और सरकार द्वारा बजट पेश किया जाना है, केंद्र सरकार की ओर से भी, राज्य सरकार की ओर से भी। पहले बात करते हैं राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार की ओर से जो पत्रकारों की लंबित मांगे हैं कई सालों से, उनको पूरा किया जाना चाहिए। जैसे वो आवासीय समस्या हो या पेंशन से संबंधित समस्याएं हैं या फिर अधिस्वीकृत कार्ड में बनाने में जो नियम है उनमें शिथिलता प्रदान करने की मांग जो पत्रकारों की आ रही है, उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही जो RJHS की योजना पत्रकारों के लिए चालू की गई है, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद देते हैं, लेकिन साथ ही एक मांग भी करते हैं कि इसमें जो OPD की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो OPD की सुविधा भी इस बार से दिया जाए। हालांकि इस संबंध में हमने सूचना जनसंपर्क विभाग के आयुक्त को ज्ञापन भी दिया है, उनसे मुलाकात भी की है, इस समस्या का समाधान करने की मांग भी की है। तो हम मुख्यमंत्री महोदय से भी ये मांग करते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना सरकार की है, इसका फायदा जितना पत्रकारों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। साथ ही एक 15,000 रुपये जो पेंशन दी जाती है 60 साल से उम्र से अधिक पत्रकारों को, उसमें भी कुछ बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि यह 2 साल से केवल ये 15,000 ही है, जबकि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसके अनुसार ही पेंशन की स्कीम भी बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही पत्रकार सुरक्षा आयोग का भी गठन किया जाना चाहिए। पत्रकार फील्ड में रहते हैं, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर भी कानून बनाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के बजट में भी हम ये मांग करते हैं, जो रेलवे के पास अभी फिलहाल बंद किए हुए हैं पत्रकारों के, उनको भी चालू किया जाए। साथ ही पूरे देश में पत्रकारों के हित के लिए जो भी योजना केंद्र सरकार तैयार कर सकता है वो तैयार करे, जिससे देश भर के पत्रकारों को इसका लाभ मिले। तो जिस तरह से पत्रकारों की कई बार हत्या हो जाती है, आपको लगता है कि उनकी जांच SIT से या फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए? बिल्कुल, पत्रकारों के जो मर्डर वाले मामले या हमला के मामले हैं उनको गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और शीघ्र ही ऐसे घटनाओं के बाद SIT का गठन कर एक टाइम ऑफ पीरियड योजना चलानी चाहिए, जिसमें कि उनको न्याय मिल सके और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। कुल मिलाकर आगामी बजट से पहले तमाम आकांक्षाएं और अपेक्षाएं सामने आ रही हैं।